बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की पावर सेना प्रोटेक्शन की लैब 4 को हम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आज की अच्छी बात से आज की लैब का आगाज़ हम करते हैं। सो लैब 4 का जो टाइटल है आज का, टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ फेस सीक्वेंस एंड फेस फेलियर रिले। ये एक ही रिले होती है और ये अलग अलग भी होती हैं, लेकिन एक ही रिले में अगर हमें दोनों फीचर्स मिल जाएं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव आज की लैब का टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ फेस एसिमेट्री रिले। थ्योरी के मुताबिक अगर इसको डिस्कस करें कि फेस सीक्वेंस क्या होता है, इन 3 फेज सिस्टम the order in which the voltage attain their maximum positive value is called phase sequence. So there are 3 voltages or EMFs in 3 phase system which the phase magnitude but the frequency is displaced by an angle of 120 degree electrically. जैसे कि हम जानते हैं कि बैलेंस और पॉजिटिव फेज सीक्वेंस सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होता है सिस्टम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। और बैलेंस सिस्टम वही होता है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और हर फेज़ दूसरे के मुकाबले में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट विद ईच अदर हो, तभी हम कहते हैं कि वो सिस्टम बैलेंस फेज सीक्वेंस सिस्टम है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, इफ़ द फेजेस ऑफ एनी कॉइल आर नेम एज रेड येलो ब्लू देन द पॉजिटिव फेज सीक्वेंस विल बी। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो रेड येलो ब्लू है, येलो ब्लू रेड और ब्लू रेड येलो। ये वो पॉसिबिलिटी है जिसमें वो पॉजिटिव काउंट होगा क्लॉकवाइज रोटेशन के मुताबिक, ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉकवाइज सीक्वेंस एंड सिमिलैरिटी। Similarly, the negative phase sequence will be red, yellow, blue, or we can say blue, yellow, red and yellow, red, blue. These are the respectively anti-clockwise phase sequences. So जैसा कि आप इस फिगर में देख भी रहे होंगे कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेशन और नेगेटिव क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है। ओके जी, जैसा कि आपने देखा इसमें कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन से भी मालूम किया जा सकता है। अच्छा, फेज सीक्वेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, उसके लिए कुछ मीटर्स आते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल होते हैं। सो मैंने भी फील्ड में देखे हैं जो कि एनालॉग फेज सीक्वेंस मीटर है, और इवन मैंने चाइना का देखा था क्योंकि फेस सीक्वेंस के जो कलर कोडिंग थी चाइना में ब्लैक, वाइट और आई थिंक येलो होता है। तो उसी, क्योंकि चाइना से वो इम्पोर्ट था तो उसमें जो कलर कोडिंग थी वो ये हुई थी, लेकिन वो एक ऐसा मीटर था एनालॉग फेस सीक्वेंस जो कि क्लॉकवाइज चलता था। तो दैट मीन्स के सिस्टम आपका पॉजिटिव सीक्वेंस में, और अगर आपका वो जो सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाए तो दैट मीन्स के सप्लाई ऑफ द सिस्टम आपकी नेगेटिव फेज सीक्वेंस में है। और अगर सप्लाई लगाने पर कोई फेज सीक्वेंस क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ना करे, दैट मीन्स कि वो ज़ीरो सीक्वेंस पर है। तो ये 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं जो कि मीटर के ज़रिए भी डिटेक्ट हो सकते हैं, और फेज सीक्वेंस मीटर डिजिटल और एनालॉग दोनों आते हैं जिनके ज़रिए आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लैब कंटिन्यू करते हैं आगे। इट इज़ असेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। फेज सीक्वेंस क्यों ज़रूरी है? The parallel operation of 3-phase transformer or alternator is only possible when its phase sequence is known. अगर 2 ऑल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर को आपने सिंक करना है, उनका पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ट्रांसफार्मर या ऑल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस आपको मालूम हो और वो करेक्ट हो। मतलब 2 नेगेटिव फेज सीक्वेंस के ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन में हो सकते हैं ऑल्टरनेटर, और 2 पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के जो ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटर हैं वो भी सिंक हो सकते हैं। यही चीज़ वेक्टर ग्रुप में भी आती है। अगर 2 ट्रांसफार्मर या ऑल्टरनेटर आपको
सिंक करने हैं तो उनका वेक्टर ग्रुप भी सेम होना ज़रूरी है। अब ये वेक्टर ग्रुप की डिटेल वो आप अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा कि वेक्टर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैरेलल ऑपरेशन, सिंक्रोनाइजेशन और दीगर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। The rotational direction of three-phase induction motor depend upon its sequence of phase on three-phase supply and thus of reverse its direction. The display sequence of the supply given to the motor has to be changed. जैसे कि हम जानते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गई या थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर हो गई, इनमें फेज सीक्वेंस का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटर को देने वाली सप्लाई का फेज सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस से नेगेटिव सीक्वेंस हो गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलने की बजाय क्लॉकवाइज चलने लग जाएगी। दैट मीन्स कि उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के मुकाबले वो नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। इसलिए फेज सीक्वेंस करेक्ट होना कुछ अप्लाइंसेस और डिवाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ऑपरेशन रिवर्स कर दें और कुछ ऑपरेशन रिवर्स होने से डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और वो बड़े नुकसान का वाइस बन जाता है। इसीलिए फेज सीक्वेंस कुछ जगहों पर बिल्कुल अनडिज़ायरेबल है। दैट्स द रीज़न कि हम फेज सीक्वेंस को करेक्ट करना चाहते हैं। सो व्हेन द फेज सीक्वेंस ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम इज़ इनकरेक्ट, द कनेक्टेड थ्री फेज मोटर एंड अदर रोटेटिंग इक्विपमेंट्स run in the opposite direction. In many cases this can cause of hazardous condition that may destroy product. मतलब कुछ और जैसे मैंने एग्जांपल दी भी वो उसी को आगे जस्टिफाई कर रहा है। डैमेज मशीनरी एंड इंजर पर्सन, किसी पर्सन को भी उससे पर्सनल इंजरी हो सकती है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, आपका पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है इस नतीजे में, क्योंकि कुछ जगहों पर रिवर्स रोटेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जैसे कि आपकी कन्वेयर बेल्ट, इसमें रिवर्स अगर होने लग जाए वो तो सिस्टम आपका इससे डैमेज होगा और कन्वेयर बेल्ट में भी ये अनडिज़ायरेबल है। दैट इज़ द रीज़न कि इसका बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल डैमेज हो सकता है पूरे प्लांट ऑफ द सिस्टम। इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस विद अ थ्री फेज सिस्टम इज़ कॉल्ड फेज रिवर्सल। इसे फेज रिवर्सल कहा जाता है। अगर फेज़ आपको करेक्ट है तो पॉजिटिव सीक्वेंस, और अगर वो नेगेटिव फेज सीक्वेंस होता है इसे कहते हैं फेज रिवर्सल। इसलिए इस रिले का एक नाम फेज रिवर्सल रिले भी होता है। फेज रिवर्सल यूजुअली occurs when the result of mistakes made during equipment installation, maintenance and modification of the facility power system। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक ग्रिड को शामिल कर रहे होते हैं या फिर एक ट्रांसफार्मर को ग्रिड में शामिल कर रहे होते हैं या फिर एक ऑल्टरनेटर को ग्रिड में शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फेज सीक्वेंस इनकरेक्ट होता है, तो वो बाकी ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन को भी या बाकी ग्रिड के ऑपरेशन को भी मुतासर कर देता है। इसीलिए लाजमी ये बात है कि जब भी एक नेशनल ग्रिड के अंदर या ग्रिड के अंदर आप सिस्टम को या नए सिस्टम को या एग्जिस्टिंग सिस्टम या फिर सोलर सिस्टम हो गया जिसकी इनकमिंग आपको मिल रही है, या फिर कोई थर्मल का हो गया, जियो थर्मल का सिस्टम हो गया, जब उससे आपको थ्री फेज सप्लाई मिलती है तो ये लाजमी चेक करना, इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसका फेज सीक्वेंस रिवर्सल ना हो, बल्कि वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हो, करेक्ट फेज सीक्वेंस में हो। अदरवाइज़ वो बड़े नुकसान का बायस ही बन सकता है, क्योंकि अगर नेशनल ग्रिड में इस तरह का मसला आता है तो एक बड़ा इलाका उससे मुतासर हो सकता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन भी देखना पड़ सकती है। अ थ्री फेज मॉनिटर रिले with a phase reversal protection should be used in applications where three phase motors and other rotating equipments must not run in the reverse direction। तो ऐसी फेज सीक्वेंस या फेज़ रिवर्सल रिले को हमें इस्तेमाल करना होगा जो कि फेज़ रिवर्सल को डिटेक्ट करके बंद ना करवा दे, बल्कि फेज़ रिवर्सल को डिटेक्ट करके करेक्ट फेज सीक्वेंस में उसे कन्वर्ट कर दे। इस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक सिस्टम आता है, डिज़ाइन किया जाता है जिसके ज़रिए से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। द रिले विल नॉट एनर्जाइज इफ़ द फेज सीक्वेंस इज़ रिवर्स्ड एंड इट कैन स्टॉप मशीनरी if the phase reversal occurs during operation। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका सिस्टम एक चल रहा है और बैकएंड से सप्लाई जो आपको मिल रही है यूटिलिटी की, उसका फेज़ रिवर्स हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि जिनके घर करीब होते हैं या जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ करीब होती हैं ग्रिड से, साइड एरिया के अंदर बाज़ औक़ात सब स्टेशन हैं, ग्रिड स्टेशन, तो
इनमें होता ये है कि जैसे ही ग्रिड तब्दील होता है, दूसरा ग्रिड लगता है, तो फेस सीक्वेंस तब्दील हो जाता है। तो वो इंडस्ट्रीज़ जो कि करीब होती हैं ग्रिड के, सब स्टेशन के, उनमें प्रॉब्लम फ़ौरन अकर हो जाती है और वो इक्विपमेंट साथ छोड़ जाते हैं, बंद हो जाता है। ये चीज़ आपको बैंक के डेटा सेंटर में भी मिलेगी, वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती है। जो गोल्ड बेसन की तरफ, जो कि कईयोंबाद की तरफ, जो कि आपके ग्रिड लगे हुए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम अक्सर व बेशतर इंडस्ट्रीज़ को आती है। ख़ासतौर पे कुरंगी साइड पे जो इंडस्ट्रीज़ है, कईयोंबाद का रास्ता कुरंगी से ही जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे, और ख़ासतौर पे बल्दिया के करीब जो कि औरंगी टाउन के अंदर जो इंडस्ट्री लगी है, या बल्दिया के इंडस्ट्री लगी है, बल्दिया के ग्रिड की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम भी अगर 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 होती है, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स के अंदर ये पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वहाँ पर उस फेस को चलते हुए एग्जिस्टिंग सिस्टम को करेक्ट कर, फेस सीक्वेंस करके सिस्टम को चला देता है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसे फेस रिवर्सल का सिस्टम कहते हैं। इसमें हम दो कॉन्टैक्टर, दो सर्किट ब्रेकर सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे एक आपका कॉन्टैक्टर पॉजिटिव फेस सीक्वेंस और एक आपका कॉन्टैक्टर नेगेटिव फेस सीक्वेंस का होता है। जैसे ही पीछे से सप्लाई जो आ रही है, अगर वो पॉजिटिव फेस सीक्वेंस की आ रही है, तो आपका पॉजिटिव फेस सीक्वेंस का कॉन्टैक्टर, जो कि पॉजिटिव कनेक्शन में है, डिटेक्ट होके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर आपकी यूटिलिटी से नेगेटिव फेस सीक्वेंस आ जाता है, तो सबसे पहले आपके रिले को डिटेक्ट करना है कि जनाब आया हुआ जो अब फेस सीक्वेंस है वो फेज़ रिवर्सल है, नेगेटिव फेस सीक्वेंस है, उल्टा फेस सीक्वेंस है। तो इस फॉल्ट को डिटेक्ट करते हुए जो करेक्ट फेस सीक्वेंस है, उससे कॉन्टैक्टर को बंद कर दिया जाता है, और जो वो कॉन्टैक्टर जिसका फेस सीक्वेंस वैसे भी उल्टा रखा गया है, उसको ऑन कर दिया जाता है। अब होता ये है, जब उल्टा फेस सीक्वेंस यूटिलिटी से आ रहा है, उल्टे फेस सीक्वेंस में जाता है, तो वो उससे सीधा पड़ता है, यानी सीधी सप्लाई प्रोवाइड करता है, और आपके सिस्टम को नेगेटिव फेस सीक्वेंस को नेगेटिव होके पॉजिटिव फेस सीक्वेंस मिल जाता है। समझ रहे हैं? दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं एक कुछ अलग तरीके से कि आपका जो आपने दो कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किए हैं, पॉजिटिव फेस सीक्वेंस वो काम करेगा जब आपका पॉजिटिव फेस सीक्वेंस हो रहा हो और उसकी सप्लाई पॉजिटिव ही होती है, उसमें सीक्वेंस पॉजिटिव रखा जाता है, रेड येलो ब्लू। नेगेटिव फेस सीक्वेंस का जो फेस सीक्वेंस होता है वो रेड येलो ब्लू की बजाय रेड ब्लू येलो कर देते हैं, लेट से हम। तो जैसे ही आपका फेस सीक्वेंस पीछे से इनकरेक्ट आता है, तो ये फेस सीक्वेंस उसे उल्टा अगर पड़ा जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा। तो आपका जो रिवर्सल का फेस कॉन्टैक्टर होता है, उसे वो ऑन कर देती है रिले, फेस रिवर्सल रिले, और इसके नतीजे में आपका जो फेस सीक्वेंस है वो करेक्ट होकर आपके लोड को, सप्लाई को, आपकी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को मिल रहा होता है। जहाँ भी तकरीबन फ्लोर मिल इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपकी ये क्रशिंग इंडस्ट्री है, सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री है, और जहाँ पर भी ये रोटेटिंग एक्विपमेंट होता है, ख़ासतौर पे कैंडी लैंड की इंडस्ट्री, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वो मिक्सचर्स को मिलाया जाता है, जहाँ पे क्रीम बनाने की इंडस्ट्रीज़ है, ये क्रीम वहाँ बनती है, जो बिस्किट्स की क्रीम होती है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है फेस रिवर्सल। और ख़ास तौर पे जो आपके अम्यूज़मेंट पार्क हैं, यहाँ जो झूले लगे हुए होते हैं, इनका फेस रिवर्सल अगर हो जाए तो ये सब के सब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, जो कि एक बड़ा ड्रास्टिकल डैमेज भी हो सकता है। चलते हुए इक्विपमेंट में ये चीज़ होना है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इनके सिस्टम के जो सप्लाई यूटिलिटी ऑफ द के इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, या कोई भी यूटिलिटी सप्लाई जब स्टार्टिंग में आती हो, उसे वहीं पे करेक्ट करना है। इंडिविजुअल डिवाइसेस पे करेक्ट नहीं करते ये, बल्कि आपकी इनकमिंग के मेन सर्किट ब्रेकर, वो उस जगह पे ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जहाँ आपकी यूटिलिटी की मेन इनकमिंग आती है। तो वहाँ इसको इंस्टॉल करने के नतीजे में होता ये है कि आपका फेस सीक्वेंस पूरी की पूरी फैक्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरे अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर फेस सीक्वेंस आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम कहलाता है फेस सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसके नतीजे में आपका फेस सीक्वेंस करेक्ट होकर आपको मिलता है। ये पूरा एक सिस्टम होता है, छोटी रेटिंग के लिए छोटे इक्विपमेंट के साथ और छोटे वायर गेज के साथ बनता है, बड़े सिस्टम ऑफ द रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा लगता है। हमारी लैब में अक्सर व बेशतर जब के इलेक्ट्रिक से लाइट जाती है और जनरेटर के ऊपर लाइट शिफ्ट होती है, तो जनरेटर का फेस सीक्वेंस जो है वो इनकरेक्ट है, रिवर्सल में है, तो हमारे ट्रेनर काम नहीं करते, क्योंकि उन ट्रेनर में फेस रिवर्सल रिले लगी हुई है, और जब वो रिले लगी हुई है वो उल्टा फेस सीक्वेंस पढ़ते नहीं है, ट्रेनर काम नहीं करते। तो
जो लैब है उसमें हम इंशाल्लाह ये लगाने का सोच रहे हैं। इसको एक इंशाल्लाह FIP के ज़रिए ही रिज़ॉल्व करेंगे हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सो जनाब, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि फेज़ सीक्वेंस का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको डैमेज क्या किया जाता है, फेज़ रिवर्सल क्या होता है, उसको करेक्ट किस तरह किया जा सकता है। अब आते हैं फेज़ फेलियर की तरफ। फेज़ फेलियर का मतलब तीनों फेज़ में से एक फेज़ चला जाए या फिर दो फेज़ चले जाए, उसे फेज़ फेलियर कहते हैं। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एनी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, इट मस्ट कनेक्ट टू अ 3 फेज़ ऑल्टरनेटर करंट, AC पावर सप्लाई ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड लोड। किसी भी फेज़ 3 फेज़ मोटर को बैलेंसिंग कंडीशन में चलने के लिए आप तीनों के तीनों प्रोवाइडेड फेज़ प्रोवाइड करते हैं AC करंट के, और उसके नतीजे में वो चीज़ काम कर पाती है, वो मोटर काम कर पाती है। लेकिन अगर आप उसे फेज़ फेलियर प्रोवाइड करते हैं तो वो काम नहीं कर पाएगी बैलेंस कंडीशन में। वैसे तो चलते हुए मोटर में 3 फेज़ की एक फेज़ चला जाए तो वो काम तब भी कर रही होती है, लेकिन वो बैलेंस तरीके से नहीं चल रही होती। ये एक्सपेरिमेंट हमने करे भी हैं बाज़ दफ़ा, और यूनिवर्सिटी खुलने के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा ऐसा करके भी दिखाएंगे आपको। वंस दीज 3 फेज़ मोटर्स आर स्टार्टेड, जब ये एक मरतबा स्टार्ट हो जाती हैं, दे विल कंटिन्यू टू रन even if one of the 3 phase supply lines get disconnected. The loss of the current through one of these phase supply is described as single phasing. Effects of phase failure. Phase failure होने के effects क्या हो सकते हैं? Due to phase failure, the current in the remaining 2 phase increase and it is approximately 2.4 times of the नॉर्मल करंट वैल्यू। अब ये सिंपल से समझा जा सकता है बात को कि आपकी मोटर अगर एक नॉर्मल रेटेड करंट के ऊपर चल रही थी, उसका 3 फेज़ की मोटर, और अगर उसका एक फेज़ चला जाता है तो बाकी वाइंडिंग के ऊपर एक वाइंडिंग लॉस होने से उसको ज़्यादा मतलब लोड को चलाने के लिए ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा और ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में आपके कंडक्टर ज़्यादा करंट ड्रॉन करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने कंडक्टर का साइज़ पतला रखा हुआ है तो इस नतीजे में कंडक्टर आपका गर्म होने लग जाएगा, इंसुलेशन वीक करेगा, दोनों कंडक्टर आपस में मिलेंगे, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसीलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने कंडक्टर थोड़ा मोटा लिया हो वायरिंग ऑफ दी मोटर के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एक फेज़ चला जाता है तो बाकी 2 फेज़ से करंट ड्रेन करने लग जाती है लोड ऑफ दी मोटर सप्लाई के ज़रिए से, और जो करंट होता है वो 2.4 टाइम्स तक वो एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देती है एज़ कम्पेयर द नॉर्मल करंट। सिंगल फेजिंग रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मोटर। ये समझ आती है बात नॉर्मली। द मोटर बिकम्स नॉइजी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग ड्यू टू अनइवन टॉर्क प्रोड्यूस इन द मोटर। ये नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस की बात है, ये नज़र भी आती है, और मोटर वाइब्रेट करती है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है और नॉइज़ करती है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत मरतबा किया है, आप लोगों को शायद याद भी हो, ये मैंने PDU में करके दिखाया भी था, और अभी रिसेंटली मैंने PDU पढ़ाई है तो वहाँ तो मैंने बहुत मरतबा किया एक्सपेरिमेंट ये। तो ये वाइब्रेशन और नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है अगर वो एक फेज़ चला जाता है उसमें। अच्छा, अगर दूसरा फेज़ भी चला जाए तो फिर मोटर बंद हो जाती है। एक फेज़ जाने की कहानी है मतलब। इफ़ द मोटर इज़ अरेंज फॉर स्टैंड बाई and automatic starting, then the motor will not start, and if the overload relay provided fails to function, then the motor may burn. अब इसमें यही कंडीशन बताई गई है कि आपका अगर चलता हुआ फेज़ चला जाता है मोटर से तो वो फेज़ बर्डन उस पर आ जाएगा, मोटर चलने लग जाएगी लेकिन वो बैलेंस कंडीशन में नहीं चलेगी, ज़्यादा करंट ड्रेन लेने लग जाएगी, और फिर एक और फेज़ चला जाता है तो मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर आपका एक फेज़ आ जाता है तो उस एक फेज़ आने के नतीजे में आपकी मोटर चलने लग जाएगी और वो काम करेगी, और इस तरीके से मोटर आपकी जल भी सकती है। मिसाल के तौर पे फेज़ आ गया और दोनों फेज़ पे चलने लग जाए मोटर, तो उस तरह ऑपरेट करें। ओके जी, हम डिस्कस कर रहे थे द वाइंडिंग विल मेल्ट ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड कैन गिव फैटल शॉक टू द पर्सन। अच्छा, ये सिस्टम इंस्टॉल करना इसलिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है जहाँ पर आपके रोटेटरी इक्विपमेंट्स हैं, और वो इक्विपमेंट जो कि रोटेशनल हैं, ऑल्टरनेटर, जनरेटर वगैरह, क्योंकि अगर बैक एंड से आपका फेज़ रिवर्सल हो जाता है और आपको तो पता ही नहीं चलेगा, तो होगा ये कि सिस्टम बर्नआउट हो जाएगा या फेज़ फेलियर हो गया, आपको उसका भी नहीं अंदाज़ा होगा अगर आपने फेज़ फेलियर रिले नहीं लगाई हुई। अब उससे होगा ये कि एक
फेज़ आपका बंद हो गया और रात की ड्यूटी है, कोई ओवर टाइम चल रहा है, तो उसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि उस वक्त फेज़ आपका फेल हो गया है। होगा ये कि वो वाइब्रेट करने लग जाएगी। बाज़ औक़ात केसिंग के अंदर मोटर्स होती हैं, अंदाज़ा नहीं हो पाता, सिस्टम की होती हैं। ख़ास तौर पे जो पेंट इंडस्ट्री के अंदर मोटर्स लगी हुई होती हैं, वो पूरे बाकायदा मैकेनिज़्म में, उनकी वाइब्रेशन से अंदाज़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि मज़ीद भी मोटर का शोर हो रहा होता है। अब उससे होगा ये कि फेस फेलियर में वो मोटर बंद नहीं होगी, ज़्यादा हैवी ड्यूटी करंट लेने लग जाएगी, तो ओवर हीटिंग के नतीजे में आपकी मोटर की वाइंडिंग भी चलेगी, या फिर बैक एंड से जो सप्लाई आ रही है वो आपकी प्रॉपर फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, जिसके नतीजे में आपकी इंसुलेशन डैमेज होगी, वायरिंग मेल्ट हो जाएगी। तो ये एक बड़ा फॉल्ट हो सकता है फेस फेलियर के नतीजे में या फिर और फेस सीक्वेंस के नतीजे में। इट में कॉज ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर, ये भी एक बड़ा कॉज है इसका। कॉज ऑफ फेस फेलियर, इससे मज़ीद और की चीज़ें हो सकती हैं नुकसान के तौर पे। वन ऑफ द 3 बैकअप फ्यूजेस ब्लोज और फ्यूज़ वायर मेल्ट्स। जो फ्यूज़ वायर हैं सबसे पहले तो वो मेल्ट हो जाएंगे। वन ऑफ द कंडक्टर ऑफ मोटर इज़ ओपन सर्किट, तो ये कंडक्टर को ओपन सर्किट हो जाएगा। सिंगल फेज might also be caused due to wrong setting of the protection devices provide on the motor। अच्छा, कोई सिंगल फेज अगर उसमें से फेल हो जाता है तो वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सर्किट ब्रेकर के ज़रिए वो या फिर आना बंद हो जाएगा, तो मोटर फेल हो सकती है। फेस फेल के नतीजे में इस आपके जो दीगर इक्विपमेंट या जैसे फेस वो फेल हुआ है जिसके ज़रिए से आपकी किसी एक इंडस्ट्री के रूम की वायरिंग है या फिर इंडस्ट्री के फ्लोर की वायरिंग, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फेस फेल के नतीजे में वो जो इक्विपमेंट है, डिवाइसेस हैं, वो नहीं चलेंगी। इससे अंदाज़ा ये होगा कि ये फेस फेल हो गया, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल कंडीशंस हो रही है। सेकंड पॉइंट डिस्कस हो रहा था कि कॉन्टैक्टर्स आर कोटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हेंस नॉट कंडक्टिंग। और दैट मीन्स के कॉन्टैक्टर जो हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑक्सीडेशन से कोटेड होते हैं। लास्ट पॉइंट है रिले कॉन्टैक्ट्स में बी डैमेज और ब्रोकन। रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं नॉर्मली ओपन क्लोज, सर नॉर्मली कॉमन कॉन्टैक्ट नहीं होता कॉन्टैक्टर के अंदर, तो रिले कॉन्टैक्ट्स में बी डैमेज और ब्रोकन। अब ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ये रिले आप देख रहे होंगे, ये फेज सीक्वेंस फेज फेलियर रिले है जिनके अंदर हमारे कॉन्टैक्ट लगता है। ये एक्टिव की है और ये फॉल्ट का इंडिकेशन बताती है। फेज सीक्वेंस फेज फेलियर सारे फीचर इसमें होते हैं जो ये बताती है। इसके बाद प्रोसीजर जो इस लैब में हम कंडक्ट करेंगे वो राइट डाउन आपको करने होंगे यहाँ पे, और लैब रिपोर्ट केस से रिलेटेड आपने आज के लैब में क्या सीखा है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। होपफुली ये लैब आपको समझ आई होगी। क्या कहते हैं, इस लैब में बड़ी ज़्यादा इंटरप्शन हुई है, उसके लिए बहुत माजरत। और किसी का लैब के हवाले से कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो यू फील फ्री टू आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑन माई ईमेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com के ऊपर। बाकी स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लैब वीडियोज़। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली लैब में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।